हे स्वीट हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय फुजूसी बबल में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरीज़ को एंजॉय करेंगे। फाइनली मैं आप लोगों को अपडेट देने के लिए आ ही गई। सॉरी यार, एग्ज़ाम के चक्कर में वट लगे पड़े हैं। आप लोग समझ ही सकते हो, आप लोग स्टूडेंट हो गए तो दीदी की क्या मुसीबत आन पड़ी है। फ़िलहाल मुझे अभी टाइम मिला है तो क्यों ना मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ, इसलिए ना ज़्यादा मैं बकवास करूँगी। पहले आप लोगों को स्टोरी ही दे देती हूँ। ओके, चलो चलते हैं अपने इस स्टोरी के सेकेंड पार्ट के पास। पिछले एपिसोड में जहाँ तक हम लोगों ने सुन रखा था कि कैसे विभूजन, जिसकी एक बेटी है जो कि बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी है, जिसका नाम आना है, वहीं उसकी बेटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे हार्ट में एक होल है जिसके लिए बेबी की जान काफ़ी हद तक डेंजर जोन में है। वहीं हम विंग को देखते हैं, जो कि विंग एक फ्लावर शॉप पे काम करता है, बल्कि वो उसका वहाँ का ऑनर है और वो बस वही चलाता है। वहीं वो लैंड ब्रदर्स में से एक से मिल चुका है जिसका नाम वांगजी है, जो कि बिजनेसमैन प्लस एक और उसकी हिडन आइडेंटिटी है। और वो जो कि विंग के मिलने के बाद थोड़ा सा अलग बिहेव करने लगता है, यानी कि जैसे फ्लर्टी वे में उसका नेचर हो जाता है और उसका असिस्टेंट देख के उसकी मौत आ रही होती है। वहीं हम विंग को देखते हैं, जो कि लास्ट में एक और शख्स से मिल चुका था और वहीं पे हमारी स्टोरी स्टॉप हुई थी। सो अब आगे विंग, जो कि उस शख्स की बाहों में था और बस एक टक उसे देखे ही जा रहा होता है। वो अपने सामने खड़े इस शख्स को देखकर बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे तो अभी अभी वो शख्स देख के गया था जो कि उसको परेशान पे परेशान किए हुआ था, लेकिन ये तुरंत ही पूरी गेटअप चेंज कर उसके सामने कैसे खड़ा हो गया। वहीं वो शख्स जिसने विंग को देखा और वो बस देखता ही रह गया, उसकी दिल की धड़कन 100 की स्पीड में बढ़ चुकी हुई होती है। उसने आज से पहले इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन नहीं देखा था, नहीं लड़के को और नहीं लड़के को, लेकिन इसे देखने के बाद उसकी हार्ट बीट, जो कि बहुत फास्ट हो रखी हुई होती है, ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। उसने तो सोचा था कि वो हमेशा सिंगल ही रहेगा, लेकिन ये कौन है जो कि उसकी दिल के तार को छेड़ दिया है और वो इतनी बुरी तरह से धड़क रहा है। वो बस एक टक उसे देखे जा रहा होता है। वहीं विंग अपने आप को संभालते हुए उससे दूर होता है। वहीं वो शख्स भी अब जाकर अपने उन ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और विंग को देखने लगता है। वही विंग उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, माफ़ करना, मैं देख के नहीं चल रहा था। इस वक्त इट्स ओके, आई मीन इट्स ओके, तुम ठीक तो हो ना। विंग करके उसकी तरफ देख रहा होता है, जैसे कि वो सोच रहा हो कि ये नौटंकी बड़ा अच्छा से कर लेता है। और वही दूसरा शख्स जो कि सोच रहा होता है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, क्या मैं ये मुझे जानता है या मैं फिर इतना ज़्यादा हैंडसम वो ब्लश करने लगता है। कहीं ना कहीं उसके चिक्स हल्के हल्के रेड हो चुके होते हैं, उसकी ईयर्स भी रेड हो चुकी हुई होती है। और विंग को ऐसे घुसने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगा हुआ होता है। इधर विंग जो कि उसे देखकर अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, ये शख्स भी ना अभी थोड़ी देर पहले कोई और ही गेटअप में था और अभी थोड़ी देर के बाद ये पूरा चेंज ही हो गया है, जैसे कि ये यहाँ का बहुत बड़ा सर्जन होगा। और वो उसे देखकर ऐसा ही मन में बोले जा रहा होता है। वहीं वो शख्स कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे आई मीन मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? विंग, नहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरा आई मीन मुझे गिरने से बचाने के लिए, मैं चलता हूँ, बाय बाय। और वो वहाँ से बेबी को यानी कि अन्ना को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वही वो शख्स कहता है, इसकी आई मीन एक्सक्यूज मी, रुको 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 है, लेकिन विंग वहाँ से जा चुका होता है। और वो शख्स जो कि अपने गर्दन पे पीछे अपने हाथ ले जाकर स्क्रैच करते हुए कहता है, माय गॉड, ये कौन था इतना ज़्यादा डैम हॉट सेक्सी। आज मेरे लफ्ज़ भी नहीं रुक पा रहे हैं उसकी तारीफ़ करने से पहले। ये कौन था, अब तक कहाँ था? गॉड आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसे मेरी झोली में गिराने के लिए। और वो वहाँ से एकदम दांत फाड़ते हुए अपनी कैबिन की तरफ निकल चुका हुआ होता है। वहीं उसे ही देखते हैं जो कि अपने कैबिन में बैठा बार बार विंग की ही फेस को याद किया जा रहा होता है। उसका अपने काम में भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। वो कभी अपने फाइल को चेक करने की कोशिश करता, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार उसको अपनी फाइल में उसी शख्स का चेहरा आई मीन विंग का चेहरा बार बार दिख रहा होता है, जिसके कारण वो अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा होता है। और वो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्यों यार मुझे बार बार उसकी याद क्यों आ रही है। और वो ऐसा कहता हुआ अपना फेस ही अपने फाइल पे पटक देता है, आई मीन अपना सिर ही अपने फाइल पे रख देता है और आँख बंद कर बस
उसी लम्हे को याद करने लगते हैं जिस वक्त वो दोनों टकराए थे। और उसे ऐसा भी फील हो रहा था जैसे कि उन दोनों के आसपास जितने सारे लोग थे सब वैनिश हो चुके हैं। वो दोनों बस एक दूसरे के बाहों में हैं। बैकग्राउंड से एक बहुत ही स्मूथ सी म्यूजिक बज रही है और दोनों एक दूसरे के बाहों में हाथ डाले डांस कर रहे हैं। और वो बस इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ, लेकिन उसके इस प्यारे से बवाल को फोड़ने के लिए वहाँ पे पहुँच चुकी थी उसकी असिस्टेंट डम्प म्या जो कि बड़ा सा चश्मा लगाए, उसकी पोनीटेल हेयर और उसके कपड़े हालांकि ठीक ठाक थे लेकिन बहुत ही मेसी थे। वो कहीं से भी एक नर्स तो नहीं लग रही थी, वो बड़ी झल्ली सी थी। और वो आती हुई कहते सर एक एक और पेशेंट की देखभाल करनी है। उसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही होती है और उसके बातों को समझने के लिए लैंजन को 1 घंटा वेट करना पड़ता है कि अपनी बातों को कंप्लीट करे। फाइनली मैम अपनी बातों को कंप्लीट कर देती है कि उसे एक न्यू पेशेंट को चलकर चेक करना होगा। वांग जी लैंजन जो कि हाँ मैं कह कर वहाँ से उठ जाता है और मैम के पीछे पीछे चला जाता है। क्या करे लैंजन, उसकी ये झल्ली सी नर्स असिस्टेंट मिली है और वो इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता क्योंकि भाई उसको इसी से इसी को ही अपने अंडर में रख के इसको ट्रेनिंग भी देना है और उसको झेलना भी होगा क्योंकि वो ठहरी उसके अंकल के दोस्त की बेटी, सो उसे झेलना ही पड़ रहा है। बड़ी मुसीबत आन पड़ी है लैंजन के ऊपर इस लड़की की वजह से क्योंकि ये बोलने में ही 1 घंटा लगाती है और तब तक लैंजन का सबर टूटने होता है। लेकिन वो क्या करे, उसे खुद को शांत कर इस झल्ली जैसी लड़की की सारी बातें सुननी पड़ती है। म्या जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत क्यूट है और वो हम लोगों की तरह झल्ली है, यानी कि बिल्कुल भी मेकअप शेकअप नहीं करना भाई, जैसे हैं वैसे ही सही, बस मुँह हाथ धोया और बस कपड़ा डाल लिया, बात ख़त्म। ज़्यादा मेकअप उतना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, करते भी नहीं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, उसके चबी से चीक्स हैं जो कि बहुत ही गुल्ले फुले फुले से हैं, बहुत क्यूट लगती है। अभी लैंजन जो कि मैम के पीछे पीछे चला जाता है उस रूम में जिसमें न्यू पेशेंट को रखा गया है। वहाँ जाने के बाद वो अच्छे से उसे चेक कर लेता है और उसे अच्छे से एनालाइज करने के बाद वो उसके कुछ सैंपल्स लेता है और उसे टेस्ट के लिए भेज चुका हुआ होता है। वहाँ का काम कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से वो आता है अपने केबिन में, फिर थोड़े बहुत अपने और फाइल्स को देखता उगता है, चेक करता है। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था लेकिन क्या करे, उसको अपना मन लगाना ही पड़ता है ज़बरदस्ती। और वहाँ से उसका काम कंप्लीट हो जाने के बाद वो निकल जाता है फिर से अपने घर के लिए, जहाँ उसके साथ बैठी हुई थी बगल में उसकी ही असिस्टेंट यानी कि मैम अभी फ़िलहाल उसके घर में ही उसके साथ रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स किसी और जगह पे रहते हैं। सो उसे अपने फादर के फ्रेंड के घर रहना पड़ रहा है यानी कि लैंजन के घर पे। और वो लोग पहुँच जाते हैं घर पे। वहाँ घर जाने के बाद एक अलग ही सीन फिर से खड़ा हो चुका होता है। अंकल के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे अंकल लेटे हुए थे। मेंग्याओ और लैंसेजन बेचारे दोनों एक जगह पे दुबक के खड़े हुए होते हैं क्योंकि आज अंकल का सिर बहुत ज़्यादा ही गर्म था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आग बबूला हो रखे थे क्योंकि उसके सामने खड़ा था फिर से साक्षात कोल्ड प्रिंस लैन वांग जी, जो कि बिल्कुल भी मानने को रेडी नहीं था कि वो शादी नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और यहाँ अंकल पूरी तरह से उस पर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि तुम्हें शादी करनी होगी, मतलब करनी होगी भाई, तू किसी को भी उठा ले, किसी गरीब भिखारी किसी को भी, मगर मैं तू शादी कर, या तो अपने पसंद से कर या तो मैं अपने पसंद से करूँगा। यहाँ पे वो पूरी तरह से अब लैंजन के वंशी के पीछे पड़े हुए थे कि भाई तू शादी कर ले, मतलब कर ले, किसी कुत्ती बिल्ली से भी कर ले मगर कर ले। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है लैंजन की। लैंजन को देखने के बाद तो अंकल फिर से गुस्से में तमतमा जाते हैं क्योंकि ये लैंजन का बच्चा भी उसी तरह है, बिल्कुल वंशी की तरह। शादी से वो भी ऐसे भागता है जैसे कि उसके पीछे कोरोना का जम्स पड़ गया हो। अभी अंकल जो कि लैंजन को घूर घूर कर देख रहे होते, कहते साहबजादे आपकी ही कमी थी, आइए आइए ज़रा आइए और तशरीफ़ रखिए। अंकल की इतनी मीठी वॉइस सुनने के बाद लैंजन जिसकी वाट लग चुकी थी, हाँ उसे पता है कि अभी उसकी वाट लगने वाली है क्योंकि इतना शहर जैसा मीठा बोली उसके अंकल बोले, उसको तो डायबिटीज होगी ही। सो वो अंकल आप इतना मीठा क्यों बोल रहे हो, मुझे हजम नहीं हो रहा है। इस पर अंकल कहते अच्छा आ जाओ मैं तुम्हें हजम करवाता हूँ, ये क्या कहते हैं हजमा का गोली अभी मंगाता हूँ तुम्हें इस सब चीज़ को हजम करने के लिए। और वो लैंजन को बुलाते अपना भैंस, बेचारा लैंजन
डरते डरते कांपते हुए पैर से अंकल के पास पहुंच चुका होता है। तभी अंकल अपनी बगल में रखे हुए फ्रूट में से एक एप्पल को उठाते हैं और उसे लेंजन के ऊपर दे मारते हैं। बेचारा लेंजन जैसे तैसे बचता है, नहीं तो अभी तो उसकी सिर फूट जाती। और वो कहते अंकल, तभी कहते लेंजन, तुम्हारे भाई की तो मैंने टाइम दे दिया है कि वो 1 हफ्ते में किसी भी शादी कर कर लाए, वरना मैं उसे किस यानी कि मैं जिसे तय करूँगा उसे शादी करनी पड़ेगी। और यही रूल्स तुम पे भी लागू होता है। 1 हफ्ते के अंदर तुम भी किसी से शादी कर लाओ, चाहे वो आदमी रहे या फिर जानवर रहे, लेकिन मुझे तुम्हारे पार्टनर चाहिए। समझ में आया? वरना मैं अपनी पसंद से तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। 1 हफ्ते का टाइम है तुम दोनों के पास। तभी लेंजर कहता है अंकल, 1 हफ्ते में क्या होता है, मैं किसे ढूंढता फिरूंगा 1 हफ्ते में? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज़्यादा कम टाइम है, मुझे इतने कम टाइम में कुछ नहीं होगा, मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए, मतलब चाहिए। अंकल कहते यहाँ पे क्या प्रसाद बट रहा है जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए? लेंजन, मेरा सच में दिमाग बहुत ज़्यादा ही गर्म है, ऐसा ना हो कि मैं सारा अपना फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर ही निकाल दूँ। इस पर कहता है आई मीन लेंजन कहता है अंकल प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो ना प्लीज़। 1 हफ्ते में कुछ नहीं होगा, मेरी ऑलरेडी एक पार्टनर है। मैं आपको बता नहीं रहा था, मुझे लगा था कि शायद आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस पर अंकल कहते क्या कहा तुमने, तुम्हारा ऑलरेडी पार्टनर है? इस पर कहते हैं हाँ अंकल, मेरे पास आई मीन मेरा पार्टनर है, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहता था ना, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मुझे उसे मनाने के लिए थोड़ा सा तो टाइम दे दीजिए ताकि मैं उसे मना पाऊँ। 1 हफ्ते में क्या होगा? इस पर अंकल कहते क्या सच में? ज़रा उसकी फ़ोटो तो दिखाना। तभी लेंजन थोड़ा सा हिचकिचा जाता है क्योंकि उसके पास तो उसकी फ़ोटो ही नहीं, आई मीन किसी की फ़ोटो ही नहीं। अब वो क्या बोले, वो होता है अंकल मेरा पार्टनर बहुत ही ज़्यादा शाई है, उसे फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे पास उसका फ़ोटो नहीं है। तभी अंकल कहते हैं लेंजन, तुम फिर से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। देखो अगर तुम ये बहाना बना के सोच रहे हो कि बच जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चुपचाप अपने पसंद के पर्सन से शादी करो या फिर मैं ढूंढता हूँ और मैं ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं दूंगा। तभी लेंजर कहता है अंकल प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, प्लीज़ अंकल प्लीज़, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेंजन को इतना जिद करता हुआ देखकर अंकल जो कि अपना हाथ मारते हैं बेड के ऊपर, ज़ोर से कहते चुप, ठीक है मैंने तुम्हें 1 हफ्ते एक हफ्ता नहीं चलो 2 हफ्ते का टाइम दिया, ठीक है? तो कहते अंकल 2 हफ्ते में क्या होगा, मुझे 1 महीना, एक महीना तो आप देख ही सकते हो ना। कहता 1 महीना लेंजन, कम डाउन, वो खुद को ही कम डाउन करके शांत करा था। कहते हैं ठीक है 1 महीना, 1 महीना से 1 दिन भी ऊपर मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा, ठीक है? इस पर कहते हैं थैंक यू अंकल, और वो ऐसा कहता हुआ वहीं पे घुटनों के बल बैठ के कहते हैं थैंक यू सो मच, और वो फिर वहाँ से पलटी मार लेता है। यही हम वंग जी को देखते हैं जो कि अंकल की तरफ अभी में कोल्ड निगाहों से देख रहा होता है। तभी अंकल कहते हैं तुम्हें क्या मुझे निमंत्रण देना होगा? मैंने तुम्हें भी बोल दिया है कि मुझे 1 हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, या तो तुम किसी से शादी करो या फिर मैं जो इसे पसंद करूँगा उससे तुम शादी करोगे। तभी वांग जी कुछ ऐसा कहता है जिसकी सुनने की किसी को भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब हम भी जान लेते हैं कि वो क्या बोलता है। कहता है अंकल मैं भी किसी को पसंद करता हूँ, फ़िलहाल अभी के लिए वो शादी नहीं करना चाहता है, मैं उससे बात करता हूँ। और वो वहाँ से ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बाकी सबके कान से खून नहीं निकले थे, नहीं तो बाकी सारी वाट उन सब के लग चुकी हुई थी, क्योंकि लैन वांग जी ये कोल्ड प्रिंस किसी को पसंद करता है। सच में उन्होंने सही सुना या फिर गलत, उनके कानों को कहीं धोखा वोखा तो नहीं हो गया? तीनों के तीनों वहाँ पे फ्रीज खड़े हुए होते हैं, आई मीन अंकल लेटे और वो दोनों बेचारे फ्रीज खड़े अभी भी प्रोसीजर कर रहे थे कि क्या वांग जी ने जो कहा है वो सही है या फिर गलत। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कुछ गलत सुनाई दिया, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी को पसंद करता है कि क्या सच में? उन सबको अभी भी यही लग रहा होता है। उन तीनों को ऐसा ही हैरान परेशान छोड़कर हम सीन शिफ्ट करके सीधे देखते हैं दूसरे दिन का सीन, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी खान को कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, जैसे कि उस लड़के के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालो और मुझे जल्द से जल्द उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा बोलता हुआ वो अपनी कार में बैठ जाता है और अपने ऑफिस की तरफ निकल चुका होता है। वहीं हम देखते हैं हान को जो कि वांग जी का सेक्रेटरी, वो बस घूर घूर कर वांग जी को देखे जा रहा होता है कि आखिर उस लड़के का
इन्फॉर्मेशन सर को क्यों चाहिए। सर वैसा ही उसे चीर हरण वाली नज़रों से घूरते रहते हैं। अब उन्हें उसका उस छोटे से बच्चे का इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए यार। वो अपना कहीं सिर पीटना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल उसके पास हाँ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे अपनी नौकरी जो बचानी थी उसे निकलना नहीं था इस कंपनी से। सो वो हमेशा हिला देता है। वहीं यहाँ से सीन कट कर हम दूसरे तरफ लैन को देखते हैं, जो कि आज अपने कैबिन में बैठा अपने फाइल्स को चेक करता हुआ बस बार बार विंग के बारे में सोचे जा रहा होता है। उसे बार बार उसी वक्त का सीन याद आ रहा था जब वो विंग से टकराया था। कैसे वांग जी ने लेंजर ने उसे कैच किया था। उसे वो वाला सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लग रहा होता है, और बार बार उसे याद कर 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 उसका फेस टमाटर की तरह लाल होते जा रहा था। और वहीं उसकी असिस्टेंट जो कि मैम है, वो बार बार अपने सर को देखे जा रही है कि इनको क्या हुआ है, इन्हें कोई बीमारी तो नहीं पकड़ ली है। और वो ऐसा ही सोचते हुए अपने गगन्स को ठीक करती हुई बार बार लेंजन के फेस को देखे जा रही होती है। लेंजन काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था कि कोई तो है जो उसे घूर घूर कर देखे जा रहा होता है, इसलिए वो अपनी निगाहें ऊपर करके देखता है तो देखता है उसकी झल्ली असिस्टेंट मैम बार बार उसे घूरे जा रही है। तब वो कहता है क्या हुआ तुम्हें। इस पर मैम कहती है सर आपको कुछ हुआ है क्या, आपका फेस इतना लाल लाल हो गया है, आपने आपको कोई बीमारी पकड़ ली है, या फिर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो गया, या आपको बुखार हो गया, आपको क्या हो गया सर। और वो ऐसा बोलते हुए लहजन को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। वहीं लहजन इस लड़की को पहले देखते हैं, यानी कि मेमिया को, फिर अपनी शक्ल देखने के लिए इधर उधर ढूंढता है कि उसको कुछ मिल जाए जिसमें वो अपनी शक्ल देखे। तभी उसे वो शीशे वाला दरवाज़ा दिखता है जो कि उसके कैबिन में लगा हुआ था। उसमें वो अपनी शक्ल की झलकियाँ देख लेता है, जिसमें सच में उसका फेस पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। और वो अपने फेस को देखकर खुद ही हैरान था कि उसका फेस इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा है। और वो यामा की तरफ देखता है कि इसको झल्ली को समझ में नहीं आया कि मेरा फेस इतना लाल क्यों हो गया। ये मुझे बोल रही है मुझे बीमारी पकड़ लिया है, वो इसका कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, जाओ जाके तुम अपना काम करो, मैंने जो तुम्हें कुछ टॉपिक्स दिए थे क्या तुमने उस पर स्टडी की। मैं जो कि नर्वस ही स्माइल करते हुए अपना सिर खुजाते हुए कहते वो मैं बाद में, शट अप, जाओ यहाँ से, जाकर जल्दी से स्टडी करो, मैं इसके पीछे अपना दिमाग खपा रहा हूँ। सर ने अंकल ने इसको मेरे ही साथ क्यों बांध दिया। ओ गॉड, इसको कोई मुझसे दूर करो और मेरा इससे पीछे छुड़वाओ, ये सच में एक शैतान की नानी है। और वैसा बोलता हुआ अपने फ्रस्ट्रेशन में अपने फिर से गम को करने लगा हुआ था। उसका अभी थोड़ी देर पहले मूड इतना अच्छा था विंग के बारे में सोचते हुए, लेकिन इस मैं नाम की बला ने उसका पूरा मूड ही ख़राब कर दिया। वो फिर से अपने बात को चेक करता हुआ काम करने लगा हुआ होता है। अब अपना पूरा ध्यान बस उसी काम में लगाया जा रहा था। ऐसा ही दिन जो कि तेज़ी से बीतने लगे हुए होते हैं। वहीं वांग जी जो कि अपने काम में लगा हुआ था और विंग की इन्फॉर्मेशन को भी निकलवा रहा होता है। लेंजन वो तो आए दिन विंग से हफ्ते हफ्ते मिल ही लेता था, क्योंकि विंग आना को लेकर अक्सर हफ्ते हफ्ते आ जाता था उसका चेकअप करवाने के लिए कि उसकी हेल्थ में ज़्यादा और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। और वहीं लेंजन जब भी उसे देखता वो अपना दिल धड़कने से नहीं रोक पाता। वो इस फीलिंग को क्या नाम दे, क्या उसे इससे प्यार हो गया है, वो बस यही सोचता रहता। वो जब भी विंग को देखता बस उसी में खो जाता। कहीं दूर पूरी दुनिया ही उसके सामने से वैनिश हो जाती थी। उसे लगता था बस वो है और विंग है और एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है और वहाँ पे कोई नहीं है। ऐसी दुनिया में वो खो जाता था। किसी न किसी को आवाज़ लगा के बेचारे को वापस उस दुनिया से खींच के बाहर निकालना पड़ता था। ऐसा ही उन लोगों को जो कि लगभग 1 महीने बीतने वाले थे। इधर लेंजन जो कि परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके अंकल अब उसके सिर पे चढ़े जा रहे होते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो भी गर्लफ्रेंड तुम्हारी कहाँ है, जो कि तुमने कहा था कि तुम किसी को पसंद करते हो, तो वो कहाँ है लेंजन, तुम उसे लेकर कब आओगे। वही वांग जी उसके सिर पे भी अंकल नाम की तलवार लटक चुकी थी। वो भी वांग जी लेंजन के साथ खड़ा हुआ था और अंकल दोनों पे बरसे जा रहे थे कि आखिर तुम दोनों का पार्टनर कहाँ है, जो कि तुम दोनों ने मुझे 1 महीने पहले कहा था कि तुम दोनों किसी को पसंद करते हो। तो क्या अब तक तुम अब दोनों अपने अपने पार्टनर को लेकर नहीं आ सकते। हाँ, इतनी भी क्या बिजी है तुम्हारी पार्टनर जो कि अब तक नहीं आने का यहाँ टाइम निकाल पाई। हाँ जल्दी
मैं बस तुम लोगों को कल भर का टाइम दे रहा हूँ, या तो कल उसे लेकर आओ, नहीं तो मेरी पसंद की लड़के से शादी करो, बस बात ख़त्म, यहीं पे सब कुछ क्लियर, जाओ यहाँ से तुम दोनों के दोनों। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं, बेचारे ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगते हैं क्योंकि उनकी बीवी बाहर झुकी हुई होती है। पीछे से शिचेन आते हुए अंकल को पकड़ते हुए कहते हैं, अंकल इतनी ज़ोर से मत चिल्लाइए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा और कहीं आप वक्त से पहले न टपक जाओ। शिचेन की बात सुनकर अंकल घूर कर शिचेन को देखते हुए कहते, हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही हो कि मैं तुरंत ही मर जाऊं ताकि तुम लोगों को सुकून से तुम्हारी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का मौका मिल जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? इस पे शिचेन कहता है, नहीं 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 अंकल, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बेचारा शिचेन यहाँ पे अंकल के हत्थे लग चुका था। अब वो खड़ा बस अंकल की बातें सुने जा रहा था। और वहीं वांग जी और लेंजन वहाँ से कल्टी मार चुके थे। बेचारा लें शिचेन उन दोनों को यानी कि लें शिचेन को फंसा कर वो दोनों भाग चुके हुए होते हैं। यहाँ से सीन कट कर हम देखते हैं वेंका, जो कि आराम से वो अपने फ्लावर शॉप में बिजी था। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी, जिसके कारण उसे थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं मिल रहा होता है बेबी के पास जाने का। वहीं बेबी, जो कि आराम से पालने में लेटी हुई होती है, वो बहुत आराम से सो रही थी, इसलिए विंग को भी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा था और वो जल्दी जल्दी अपने सारे कस्टमर को हैंडल कर रहा होता है। लेकिन उसे सबको अच्छे से हैंडल करते करते लगभग 4 से 5 घंटे बीत चुके हुए होते हैं। इन बीच में उसे थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं मिला था कि वो बेबी को जाकर एक बार देख सके, इसलिए वो नहीं देख पाया अना को और वो अभी बस फ्री ही हुआ था। अब वो गहरी सी सांस लेता है, कुछ घुट पानी पीता है और खुद को रिलैक्स करता है। फिर जाकर वो आना के पास जाता है। आना, जो कि अब तक आराम से पालने में लेटी हुई थी। विंग को थोड़ा सा तो अजीब लगता है क्योंकि बेबी आना, जिसे लगभग 2-2 घंटे में उठने की आदत थी, हाँ वो बस 2 घंटे का ही नीप लिया करते थे, लेकिन अभी लगभग उसे 5 से 6 घंटे होने को है मगर वो अब तक नहीं उठी है, जिसके कारण पिंक थोड़ा सा उसके लिए परेशान होता है। और वो देखता है बेबी को, जो कि अभी भी आराम से पालने में लेटी हुई होती है। वो अना को उठाने की कोशिश करता है, अना बेबी उठो ना, लेकिन अना बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। वो जैसे कि विंग की वॉइस को सुन ही नहीं रही होती है, ऐसा विंग को फील हो रहा होता है। इसलिए वो थोड़ा ज़ोर से बेबी आना को गोद में उठाते हुए उछालते हुए कहते हैं, आना बेबी उठ जाओ, देखो डैडा आ गए, चलो बेबी को भूख लगी होगी तो क्यों ना बेबी फीड कर ले। और वो बेबी को उठा जाता है, आना को लगातार उठाया जाता है मगर आना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती, जिसके कारण वी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, जो कि आना से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। अभी भी जो कि उसे फिर से हिलाने लगता, आना आना करने लगता है, लेकिन आना का कोई रिस्पॉन्स ना देकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से फिर से वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागता है। देखते देखते वो हॉस्पिटल पहुँच चुका था और वहीं हॉस्पिटल में हम लेंजन को देखते हैं, जो कि एक ऑपरेशन में बिजी था। वो लगभग 7 से 8 घंटे से रेगुलर उसी ओटी रूम में था और अभी तक वो बाहर नहीं आया था, जिसके कारण अभी वहाँ पे लेंजन भी अवेलेबल नहीं था। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा डरा होता है बेबी के लिए, क्योंकि अभी डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था। वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो थोड़ा बहुत तो कुछ कर रहे थे, यानी कि बेबी को चेक करना, इधर उधर करना, सेट करना कर रहे थे, मगर मेन काम जो लेंजन का था, लेंजन वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है और वो डॉक्टर से लगातार बोले जाता है कि प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लो, मैं मेरे बेबी के अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और वो लगातार रोए जा रहा होता है। वहीं वहाँ की नर्सेज जो थी, जो बेबी को चेकअप तो कर लेती है, और जो पहला डॉक्टर का था, जो कि लीरेन था, वो बेबी को चेक करते हुए कहता है कि बेबी का लगता है कि हमें अभी ही ऑपरेशन करना होगा, उतना टाइम नहीं है कि बेबी के बड़े होने का हम टाइम रुक सकें, क्योंकि बेबी की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। तो आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसे जमा करने होंगे ताकि ऑपरेशन स्टार्ट हो सके। विंग, जो कि बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है और वो हाँ करता है। वही डॉक्टर जब उसे अमाउंट बताते हैं तो विंग के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अमाउंट बहुत ही ज़्यादा था। विंग के पास बस
5 से 6 लाख ही थे, लेकिन डॉक्टर ने अमाउंट लगभग 10-12 लाख रुपए बताए थे, जिसके कारण विंग अब क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो डॉक्टर को लगातार बोले जा रहा था कि प्लीज़ मेरी बेबी का ऑपरेशन कर दीजिए, मैं आपको बाद में सारे पैसे दे दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर बता रहे थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, जब तक आप ऑपरेशन का पूरा पैसा जमा नहीं करते तब तक हम ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है जो कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और आपको भी इसे फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप पैसे जमा नहीं कर सकते तब तक हम ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें माफ़ करिए प्लीज़, जल्द से जल्द बस आप पैसे जमा कर दीजिए। और वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं भी जो कि अपने नी के बल वहीं पे गिर जाता है और उठ उठ कर रोने लगता है। नहीं, वो लगातार बड़बड़ाया जा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी बेबी को नहीं खो सकता। वो वहाँ से जल्दी से उठता है और पागलों की तरह दौड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, और वहाँ से गाड़ी पकड़कर सीधे चला जाता है वही जहाँ उसने अपना फ्लावर शॉप खोल रखा था, या फिर वही जहाँ पे उसका घर था, क्योंकि दोनों तो एक ही थे। वो वहाँ जाता है, वहाँ पे उसके जान पहचान के जितने सारे लोग थे वो उन सबसे बात कर रहा होता है, उनसे कुछ पैसे मांग रहा था उधार में, ताकि वो पैसे जमा कर कर अपने बेबी का ऑपरेशन कर सके। वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सब विंग को जानते थे, और वो लोग विंग को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। सब लोग जो कि विंग को कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं, उनके पास जितना था, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 और कोई 1 लाख। लेकिन सब मिलाने के बावजूद उतने पैसे नहीं हो रहे थे जितने कि आना के ऑपरेशन के लिए चाहिए थे। विंग और पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उन लोगों से जो हुआ था वो तो उन लोगों ने मदद कर दी, लेकिन अब और पैसे वो कहाँ से लाए। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो उन पैसों को लेकर दोबारा हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है और उन सारे पैसों को दे देता है, जो कि मिला जुला के 2 लाख हुए थे, यानी कि यहाँ पे लगभग 7-8 लाख रुपए हो चुके होते हैं। लेकिन अभी भी कम से कम 3-4 लाख की और ज़रूरत है। विंग जो कि उन्हें बोल रहा था लगातार कि प्लीज़ मैं भर दूंगा पैसा, मगर मेरी बेबी का ऑपरेशन स्टार्ट करिए प्लीज़, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा प्लीज़। वो बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे भी कुछ असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जब तक पैसे जमा नहीं होंगे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। विंग जो कि पूरी तरह से टूट चुका था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने बेबी को खो चुका है। वो कैसा है फादर है जो कि अपने बेबी को नहीं बचा सका। वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा होता है, और वो वहीं पे फूल फूल कर रोने लगा था। आसपास के लोग उसे देख रहे होते हैं अजीब वे में कि ये शख्स यहाँ पे क्यों रो रहा है, शायद से कोई इसका मर गया है, या फिर कोई इसका ना जो कि हॉस्पिटल में भर्ती होगा, या वो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। 10 लोगों की 10 रंग की बातें, लेकिन इन सब की बातों से भी विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो तो अपने ही गम में था। वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। यहाँ से सीन कट कर हम देखते हैं सीधे एक शख्स को जो कि अपने फ़ोन पे कॉल लिए हुआ होता है। वो जो कि कुछ भी सुनता है वो बिना कुछ देर किए हुए सीधे उस मीटिंग हॉल से निकलता है। हाँ, वो एक मीटिंग हॉल में था जो कि बहुत बड़ी ही वहाँ पे मीटिंग रखी गई होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ी डील हो रही होती है। लेकिन वो शख्स बिना किसी चीज़ की परवाह किए उस मीटिंग को वहीं पे स्टॉप करता है और दूसरे टाइम करने को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। सब लोग तो हक्का पक्का देखते ही रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन है जिसके लिए इन्होंने इतने बड़े मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया। और वो लोग बस कौवे की तरह देखते ही रह जाते हैं। जिस तरफ से वो शख्स निकल चुका था वहीं हम उसी शख्स को देखते हैं जो कि ब्लैक कलर के सूट में था, वाइट कलर का शर्ट, और बहुत ही वेल सेटल था। एक बिजनेसमैन था और उसके हेयर्स बहुत अच्छे से सेट थे। उसके फेस पे कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा ही इमोशन दिख रहे होते हैं। वो जो कि थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा घबराया हुआ और थोड़ा सा बेचैन भी नज़र आ रहा होता है। उसके आंखों में ये इमोशन झलक रहे होते हैं। उसके बगल में बैठा सेक्रेटरी, वो भी अपने बॉस को यानी अपने बाबा को लेके जा रहा होता है। वो भी थोड़ा सा परेशान था, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, बाबा को किसका कॉल आया था जिसके लिए वो इतने ज़्यादा परेशान है, और वो अभी कहाँ जा रहे हैं उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो बस अपने सर के साथ जा रहा होता है। वहीं ड्राइवर जो कि गाड़ी थोड़ा सा रोक देता है, क्योंकि वहाँ पे
स्टॉप का साइन आ गया था, लेकिन वो शख्स चिल्लाकर कहता है, डोंट स्टॉप कार, गो। और वो बिल्कुल भी रुकने को नहीं बोलता है। वो बोलते हैं सर, लेकिन कहते हैं शट अप, चलो, बाकी जो होगा मैं बाद में देख लूँगा, तुम्हें बस चलना है बिना कहीं पे रुके, जल्दी फास्ट। और वो बस इतना ही आवाज़ यानी सीधा कर देता है। वो ड्राइवर भी क्या कर सकता था, वो सीधा सारे रूल सारे रूल्स को तोड़ता हुआ सीधा वहाँ पे पहुँच चुका था जहाँ पे उस शख्स को आना था। वो एक देखने में बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल लग रहा होता है। वो शख्स जल्दी से अपने घर से बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी तेजी कदमों से बस हॉस्पिटल के तरफ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं हॉस्पिटल में उसके जूते किसी शख्स के पास आकर रुक जाते हैं। वहीं वो शख्स पहले उसका ध्यान उस पर नहीं था, क्योंकि वो बस अपने गम में ही पूरी तरह से गुम था। उसे किसी चीज़ का होश नहीं था, लेकिन अचानक से कोई दो जूते उसके दिखते हैं जो कि उसके पास आकर रुके हैं। फिर वो धीरे धीरे से अपनी निगाहें ऊपर उठाने लगता है और वो ऊपर देखता है वही शख्स जिसे उसने 1 महीने पहले मिला था, या फिर वो शख्स जिसे वो हर हफ्ते हफ्ते मिलता था। वो कहता है, डॉक्टर आप आगे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेबी का ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज़, मैं पैसे बाद में दे दूँगा, प्लीज़ प्लीज़, ये लोग मेरी बात नहीं माने, प्लीज़ मेरी मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़, मेरी बेबी के अलावा कोई नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। और वो ऐसा बोलता हुआ बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं वो शख्स जो कि अभी वहाँ पे शांति से खड़ा था, लेकिन अपने सामने खड़े शख्स को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो उसे पकड़ते हुए कहता है, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचा लूँगा, चलो। और वो उसका हाथ पकड़कर सीधा उस बिलिंग काउंटर पे चला जाता है और सीधा अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर उसकी तरफ देते हुए कहता है, जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट करो। उसकी ये ठंडी वॉइस से सुनकर वहाँ पे जितने सारे डॉक्टर्स नर्स थे, सबकी अंदर तक रूह जम जाती है। ऐसा फील उन्हें हो रहा होता है। वो लोग जो कि जल्दी जल्दी सारे प्रोसीजर को करना शुरू कर देते हैं। भी फादर की जगह पे अपना साइन करता है। वही उस फाइल को सबमिट हो जाने के बाद वो वहाँ पे उस ओटी रूम के पास जाता है जहाँ पे उसकी बेबी को रखा गया था, यानी कि आना को। ये विंग था जो कि अभी वहाँ पे खड़ा हुआ था और बस लेके जा रहा है। वही हम अंदर का सीन देखते हैं। अंदर में ऑपरेशन जो कि पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका हुआ होता है। लगभग 2 घंटे के बाद एक नर्स जो कि थोड़ी सी घबराई हुई बाहर निकलती है और वो तेजी कदमों से दूसरी साइड जाने लगती है। वहीं भी उस नर्स को देखते हुए कहते हैं कि नर्स नर्स मेरी बेबी ठीक तो है ना, वो उसे कुछ हुआ तो नहीं, और ऑपरेशन तो हो गया ना। लेकिन वो नर्स थोड़ी सी घबराई हुई थी, इसलिए वहाँ पे दूसरा शख्स जो कि बिजनेसमैन था वो खड़ा हुआ था। वो कहता है, क्या हुआ है अंदर। उस वो की वॉइस सुनकर वो नर्स जो कि बोलने पे मजबूर हो जाती है और कहती है कि ऑपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि फिशर लैंड यहाँ पे नहीं है और लीरेन सर से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसलिए यानी कि डॉक्टर लैन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। मैं बस देखने जा रही हूँ कि उनका ऑपरेशन सीट ख़त्म हुआ कि नहीं और वो बाहर आए कि नहीं। ये सुनना ही था कि उस शख्स की आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और वो कहता है कि क्या लेंजर यहाँ पे नहीं है। इस पे वो नर्स कहती है, जी सर, लेंजर डॉक्टर लेंजर यहाँ पे नहीं है, दूसरे के ऑपरेशन कर रहे हैं। यह सुनने के बाद भी बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी चुक भी आना की जान लेने के लिए काफ़ी था। वो जिसके आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे हुए होते हैं और कहते नहीं, मेरे भी आना को कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक हो जाएगी। वो जो कि यहाँ पे पैनिक पैनिक करने लगा हुआ होता है। वही वो बिजनेसमैन जो कि लैन वांगजी था, हाँ वो लैन वांगजी था जिसे ये कॉल आया था, और वो आनंद फानंद में यहाँ पहुँच चुका होता है। उसने ही विंग की हेल्प की थी और अभी वही जो कि विंग के साथ खड़ा हुआ होता है। विंग जो पकड़ते हुए कह रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेबी को ऑपरेशन कर लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़। और वो अपने हाथ को लैंजन के सामने जोड़ने लगता है। लैंजन उसे खींच कर अपने बाहों में पकड़ते हुए कहता है, मैं लैंजन नहीं हूँ, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। और वो विंग को पकड़ते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जैसे कि कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि सामने खड़ा शख्स ही लैंजन है, क्योंकि दोनों ब्रदर की शक्ल बिल्कुल डिट्टो कॉपी एक जैसी थी। इसलिए उनको नहीं पता कि वो शख्स कोई और है, आई मीन वो बंगजी है और डॉक्टर लेजेंड कोई और है। वो जो कि यहाँ पे पैनिक होने लगा था और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा था कि प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लो, मेरे उसके सिवा कोई नहीं है।
विंग उसे इतना लैंजन उसे इतना पैनिक होता हुआ देखकर उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विंग शांत नहीं होगा। तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है, डॉक्टर डॉक्टर। तभी वहाँ से एक दो डॉक्टर और आते हैं और वो विंग को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि वो शांत हो सके। वो बेहोश का इंजेक्शन लेते ही वो नीचे गिरने वाला था। इससे पहले वे वांग जी अपने बाहों में उसे पकड़ लेते हैं और वो हान से देखते हुए कहते हैं कि जाओ देखो लैंजन कहाँ है, वो अब तक निकला है कि नहीं। हान भी जल्दी जल्दी वहाँ चला जाता है। वो जब जाता है तो देखता है कि जस्ट अभी ही लैंजन ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला है। वो जल्दी से जाते हुए कहता है कि लैंजन सर जल्दी जल्दी चलिए। लैंजन भी नहीं समझ पाता क्या आखिर हान यहाँ क्या कर रहा है। वो तो पहले कंफ्यूज था और वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ है। उसे लगता है जैसे अंकल को फिर से कुछ हुआ है। वो भी हान के पीछे पीछे जल्दी जल्दी आने लगता है और वो जब उस जगह पे पहुँचता है तो देख के शॉक, क्योंकि वांग जी की बाहों में कोई है और ये अंकल यहाँ पे नहीं है क्या, वो कौन है। वो समझ नहीं पा रहा होता। वो जाते हुए कहते हैं गक्का। इस पर कहते हैं हाँ वो लेंजन तुम जल्दी से जाओ जाओ जाकर देखो ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो गया और वो जो भी इंसान है उसे बाहर निकालो जब उसे नहीं आता ऑपरेशन में समझ में। तो वो अंदर गया क्यों, उसकी टोन बहुत ज़्यादा ही कोल्ड थी। लैंजन नहीं समझ पा रहा था कि आखिर गगा किसकी बातें कर रहे हैं। वो उस शख्स को भी देखता है जो कि वांग जी के बाहों में है और जब वो उसका फेस देखता है तो वो भी फ्री से कहता है गगा ये तो विंग है। कहता है हाँ और अंदर आना है इसकी बेटी। जाओ चक्कर देखो जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। लैंजन भी हड़बड़ा जाता है। कहता है हाँ गगा मैं अभी देखता हूँ और वो जल्दी से चला जाता है अंदर। अंदर जाकर देखता है तो मशीनें बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें कर रही होती है, पिप 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 की वॉइस आ रही होती है। और दूसरी तरफ जहाँ पे लाइफ वाला जो मशीन होता है जहाँ पे लाइफलाइन दिखाई जा रही होती है वो धीरे धीरे से डाउन हो रही होती है और बीपी भी कम हो रहा होता है। सांसें बहुत स्लो चल रही होती है। वो जल्दी जल्दी फिर से सब चीज़ को ठीक करने के लिए ऑपरेशन में लग चुका होता है। वो बहुत गुस्सा था लीरेन पे, डॉक्टर लीरेन पे, लेकिन वो अभी यहाँ पे अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता क्योंकि अगर उसकी एक छोटी सी भी देरी उस बच्चे की जान जा सकती थी। इसलिए वो अपना पूरा फोकस फिलहाल अभी उस ऑपरेशन पे लगाता है जो कि अभी हो रहा होता है। टाइम जो कि फिर से बीतने लगा था। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा और 8 घंटा हो चुका होता है, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर बाहर नहीं आया था। विंग अभी भी बेहोश था क्योंकि वो जब भी होश में आता वो लगातार पैनिक होने लगता है। इसलिए डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देकर बस बेहोशी की हालत में रख देते हैं। वहीं वांग जी जो कि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान था और वो बार बार उस ओटी रूम के बाहर चक्कर लगाया जा रहा था कि पता नहीं अंदर क्या हुआ है। अंदर से कोई भी बाहर अभी तक नहीं आया था, एक नर्स भी नहीं है जिसके कारण कोई उसे सिचुएशन बता सके अंदर कैसे चल रही है, कुछ भी उसे पता नहीं चल रहा होता है। वहीं हान जो कि देख रहा होता है वांग जी को, वो शख्स कितना ज़्यादा परेशान है जो कि कभी किसी की खास परवाह नहीं करता था। हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, वॉटेवर वाला सीन था उसका, लेकिन अभी वो किसी के लिए इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा सीरियस है वो कि बस देखे जा रहा है सच में प्यार जो कि कोई ऐसी फीलिंग है जो कि हर किसी को चेंज कर देती है। और वो अभी ये चेंजेस अपने सर के अंदर देख रहा होता है। कहीं ना कहीं उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल भी थी और थोड़ा सा टेंशन भी था कि अगर उस बच्चे को ना बचाया गया तो पता नहीं वो सर का क्या होगा। यानी कि वो विंग को यहाँ पे कंसीडर कर रहा होता है सर। लगभग अब सीधे 10 घंटे के बाद का सीन देखते हैं। फाइनली ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। सब लोग बाहर आ रहे होते हैं, डॉक्टर जो कि सब धीरे धीरे जाने लगे हुए होते हैं। वहीं सब के बाहर आते लास्ट में लैंजन भी आ जाता है। लैंजन जो कि आते हुए पहले लीरेन की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर लीरेन मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है, आप ज़रा मेरे केबिन में आइएगा। लीरेन जो कि यस सर बोलकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी लैंजन जिसकी टोन अभी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड थी, वो बहुत ज़्यादा ही चेयरिंग पर्सन था, लेकिन अभी उसकी टोन बहुत ज़्यादा कोल्ड थी बिल्कुल वांग जी की तरह। वही वांग जी जो कि लैंजन की तरह देख रहा होता। कहता है लैंजन, कहता है काका सब कुछ कंट्रोल में है, डोंट वरी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ ये जानने के बाद वांग जी जिसके सांस में अब जाकर सांस आती है वो अब चैन की सांस लेता है और वहाँ पे बैठ जाता है। वहीं हम लैंजन को देखते हैं जो कि
अभी भी अपने गगन की तरफ देखे जा रहा था। वो जैसे कि जानने की कोशिश कर रहा हो कि गगन यहाँ क्या कर रहे हैं, उसका विंग के साथ क्या रिलेशन है और ये बच्चा इससे गगन का क्या लेना देना है। वो जैसे कि ये सब चीज़ जानना चाहता हो वांग जी, जो कि थोड़ी देर तो खुद को काम करते हैं, फिर वो लैंजन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या हुआ। इस पर लैंजन कहते हैं गगन मुझे आपसे भी कुछ बातें करनी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। इस पर कहते हैं हाँ ठीक है। और वो दोनों भाई अब सीधे आते हैं लैंजन के कैबिन में। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं। लैंजन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं गगन क्या आप उसे जानते हैं या आप दोनों का कोई रिलेशन है। वांग जी ये सुनने के बाद शॉकिंगली लैंचन की तरफ देखते कहते क्या कहना चाहते हो तुम, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप विंग को जानते हो और उस बेबी को। इस पर वांग जी कहता है ओह तुम इसके बारे में पूछ रहे हो। कहता है तो मैं तुम्हें ठीक है बताता हूँ। वांग जी बताना शुरू करता है कि कैसे 1 महीने पहले जब अंकल यहाँ बढ़ते थे तो वो यहाँ अंकल से मिलने आया था, तब उसकी मुलाकात विंग से हुई थी 2-3 बार। और वो ऐसा ही बोलता बोलता रुक जाता है। तभी वो लैंचन कहता है और वो क्या। तब वांग जी गहरी सी सांस लेते हुए कहता है वो मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे उसे बताऊँ। और अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि अगर बेबी को कुछ हो गया तो ना जाने उस शख्स अमीर विंग का क्या होगा। वांग जी कि ये सारी बातें लैंचन शांति से बैठा सुन रहा होता है। वो ये जानकर शौक था कि वांग जी विंग को पसंद करता है। पहले तो एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और बस वैसा ही वांग जी को देखे जाता है। वही वांग जी लैंचन को ऐसे स्टिफ देखकर कहता है तुम्हें क्या हुआ। इस पर काका लैंचन को ऐसे में बोलता हुआ देखकर वांग जी नहीं समझ पाता कि इसे क्या हुआ। तभी लैंचन अपनी नजरें नीचे करते हुए कहते काका मैं भी। और वो आगे नहीं बोल पा रहा होता है, जैसे कि उसे आगे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे कुछ बोलने को। तभी वांग जी कहते हैं क्या मैं भी। वांग जी की बातें सुनकर लैंजन जोर से अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है मैं भी उसे पसंद करता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ गगन, मुझे नहीं पता मगर मैं उसके बिना नहीं रह सकता गगन, मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। और वो ऐसा बोलता हुआ कहीं ना कहीं उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ चुके थे कि वो अपने गगन के सामने ये क्या बोल रहा है, जब मुझे पता है कि उसके गगन भी उसे पसंद करते हैं। लैंचन की बातें सुनकर वांग जी भी विंग की वांग जी लैंचन की तरफ देखते ही रह गया था। मुझे भी थोड़ा शौक लगा था कि आखिर लैंचन को भी विंग पसंद है। वो थोड़ा तो यहाँ पे अजीब फील किया था कि दोनों भाई को एक ही शख्स पसंद आ गया कैसे। पहले तो दोनों में से किसी को भी पसंद कोई नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से दोनों भाई को एक ही शख्स पे इंटरेस्ट आया। हाउ वो दोनों यानी वांग जी यही सोच रहा होता है। लैंचन जिसकी निगाहें अभी भी नीचे थी वो नहीं अपनी निगाहें उठा रहा था। उसे पता है कि वो उसने गलत नहीं किया है, लेकिन उसके गगन ने जब बता दिया कि वो पसंद करता है तो फिर उसे बताने की क्या ज़रूरत थी। वो ऐसा सोच रहा था। वही वांग जी भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि अब क्या। ऐसे सीन कट कर हम देखते हैं विंग को, जो कि धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल रहा होता है। पहले तो उसे ऊपर की एकदम सफ़ेद सीलिंग नज़र आती है, फिर वो साइड साइड में देखता है तो पूरी तरफ वाइट वाइट था और थोड़ी सी मेडिसिन की स्मेल भी आ रही होती है। वो अपना सिर पकड़ कर उठ कर बैठता है क्योंकि अभी भी उसका सिर घूम रहा होता है, क्योंकि उसे बेहोशी का इंजेक्शन जो दिया गया होता है। वो इधर उधर देखकर खुद को समझने की कोशिश कर रहा था कि वो आखिर है कहाँ। फिर अचानक से उसे याद आता है बेबी बेबी। और जैसे ही उसे याद आता है वो पैनिक करने लगता है। वो जल्दी से बेड से उतर का है, हालांकि उसका पैर लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी रूम से बाहर निकल कर बेबी बेबी करके चिल्लाने लगता है। वहीं उसकी बातें उसकी आवाज़ें सुनकर डॉक्टर वहाँ पे आ जाते हैं और विंग को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो गया था और वो बहुत ज़्यादा ही शोर कर रहा होता है। डॉक्टर्स उसे बता रहे थे कि प्लीज़ आप शोर मचाना बंद करिए, यहाँ पे और भी पेशेंट हैं जिन्हें आपकी शोर की वजह से परेशानी हो रही है। मगर विंग जिसके कानों में कोई आवाज़ जैसे जा ही ना रही होती हो, वो ऐसे वहाँ पे बस इधर उधर भाग रहा होता है। बस अपनी बेटी को देखने के लिए वो हर तरफ
दौड़ रहा था और डॉक्टर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सारा शोरगुल का आवाज़ जो कि वांगजी और लेंचन के कानों में भी आता है। वो दोनों कन्फ्यूज कि आखिर ये बाहर वो तो हो क्या रहा है। फिर उनके कानों में एक और जाने पहचाने वॉइस आती है जो कि विंग की थी, जो कि चिल्ला रहा होता है। वो दोनों हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी कैबिन से बाहर आते हैं तो देखते हैं विंग जो कि बस सब में भागे जा रहा है और बेबी आना 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 करके चिल्लाया जा रहा होता है। वही वो दोनों जल्दी से विंग को पकड़ने के लिए जाते हैं। वांगजी उसे पकड़ के अपने पास खींचते हुए कहते हैं, विंग विंग शांत हो जाओ, आना ठीक है, आना का ऑपरेशन हो गया विंग। लेकिन विंग जैसे कि वो पैनिक अटैक में पूरी तरह से क्या हो, जैसे कि उसे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही होती। उसे बस अपने आना को देखना था। वो जब कुछ भी नहीं सुन रहा था तो फिर इंसान को ना चाहते हुए भी उसके गाल पे एक चांटा लगाना पड़ता है ताकि वो होश में आए। जैसे ही उसके गाल पे एक चांटा लगता है वो शांत हो जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए सामने देखने लगता है। तभी वांगजी उनसे कहता है, आना ठीक है, उसका ऑपरेशन हो गया है। यह सुनने के बाद वे उसकी तरफ देखने लगता है। उसे याद आता है कि इसी शख्स ने उसके बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए हैं। वो वहीं पे घुटनों के बल बैठकर उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। विंग को ऐसे देखकर लेंचन जल्दी से उसे उठाता है और वांगजी से पकड़ते हुए कहता है, देखो तुम्हें ऐसे हमारे सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी भी उसको संभाल रहा होता है और वहीं लेंचन में कहते हैं, विंग कहते हैं, मुझे मुझे मेरे बेबी से मिलना है। वो दोनों विंग को आना के पास ले जाते हैं। वही वो देखता है तो आना जो कि आराम से बेड पे अभी लेटी हुई होती है। उसके अगल बगल मशीनें लगे होते हैं, उसके फिंगर्स में मशीनें लगी हुई होती है और उसके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ होता है। इतनी छोटी सी बच्ची को इतने सारे मशीनों के बीच में घिरा हुआ देखकर भी जिसका दिल टूट जाता है और वो फिर से रोने लगता है। वहीं वांगजी और लेंचन उसे संभालते हैं। वो दोनों उसे लेकर वहाँ से अब वापस वांगजी के लेंचन के केबिन में आ जाते हैं और उसे वहाँ पे बैठाते हुए पानी पिलाते हैं और उसे शांत करा रहे होते हैं। विंग जो कि अभी भी हिचका ले रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिरे जा रहे होते हैं। वही वांगजी उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसके फेस को पकड़ते हुए कहते हैं, देखो रोना बंद करो, समझ में आया, तुम्हारे ये आंसू बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हैं। और वो जैसे कि अभी यहाँ पे विंग से गुस्सा होकर बोल रहा हो, जैसे कि वो चाहता है कि विंग शांत हो जाए, वो ना रहे, उसके आंसू उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे और वो इसलिए विंग के ऊपर थोड़ा सा अपना सख्त वॉइस यूज़ करता है। विंग शांत हो जाता है लेकिन उसकी हिचकियाँ अभी भी जारी थी। वांगजी की तरफ देखने लगता है। फिर वो साइड में देखता है जो कि एक शख्स व्हाइट कलर के कोट में दूसरी साइड फेस किए कुछ कर रहा होता है। वो उसे देखने लगता है। तभी वो पीछे पलटता है और उसे पीछे पलट के उसका शक्ल देखते साथ भी और वो अपना फेस पीछे देखता फिर यानी एक साइड देखता फिर दूसरी साइड देखता, यानी कि वो बस लगातार दोनों को देखे जा रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे एजन वांगजी दोनों थे और विंग दोनों को देखकर शौक था कि दोनों एक जैसे कैसे देख सकते हैं। विंग कहता, तुम दोनों, इस पर कहता है, हाँ ये मेरे गगा वांगजी है विंग और मैं लेजन, तुम्हारा बेबी का डॉक्टर। कहते डॉक्टर लेजन। कहते हाँ मैं हूँ। कहते आप। कहते मैं वांगजी जिसको तुमने कहा था शेमलेस। इस पे क्या वो आप थे? इस पे वो कहते हाँ वो मैं था। हाँ। वांगजी को ऐसे शाई करता हुआ देखकर लेंचन जिसके फेस पे हंसी आ जाती है कि ओह माय गॉड, उसने अपने गगा के फेस पे इमोशन देखे। सच में विंग में तो कुछ बात है। और ऐसा सोचता हुआ वो देखने लगता है। वहीं भी दोनों भाई की तरफ देख रहा होता है। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है क्योंकि दोनों भाई जिस निगाहों से विंग को देखे जा रहे होते हैं भी यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उसे उसकी दोनों की यानी कि सब समझ में आ रही थी कि वो किस निगाहों से उसे देख रहे हैं। और उन दोनों को ऐसे देखता हुआ देखकर विंग बेचारा थोड़ा सा यहाँ पे हड़बड़ा जाता है। कहते हाँ ठीक है। और वो हल्के से खुद को पीछे करते हैं क्योंकि यहाँ पे वांगजी लेजेंड दोनों ने उसका हाथ पकड़ के रखा था और वो अपने हाथ को हटाते हुए ऑकवर्ड कहते हैं, हाँ थैंक यू डॉक्टर, मेरी बेटी का ऑपरेशन करने के लिए और उसकी जान बचाने के लिए। और वो फिर वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि थैंक यू मिस्टर, आपका मेरी हेल्प करने के लिए। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। इस पर कहते हैं, अच्छा ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से लौटा देना। और वो ऐसा बोलता हुआ थोड़ा सा विंग के क्लोज हो जाता है। बेचारा विंग अपने पैर हाथ समेट लेते हैं क्योंकि उसे सच में बड़ी अजीब वाली फीलिंग आ रही होती है। लेंजन
लेंजन से तो कम से कम वांग जी से सबसे ज़्यादा, क्योंकि वांग जी कुछ ज़्यादा ही यहाँ माई बीइंग के सामने अपना ठड़कपना दिखा रहा होता है। वांग जी उसके जैसे क्लोज आ रहा होता है, बेचारी बीइंग की चिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो उसे यहाँ पे थोड़ा सा सच में उसे घबराहट जैसी फील हो रही होती है और वो बस यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो कैसे इन दोनों भाइयों से अपना पीछा छुड़वाए। और वो ऑकवर्ड सी कहते ठीक है सर, आप मुझसे थोड़ा सा दूर तो रहिए, वो ऐसा बोलता हुआ वांग जी की तरफ देखते हैं। वही वांग जी को देखते हैं, वांग जी जिसके फेस पे एक तिरछी स्माइल आ जाए तो कहते हैं हाँ ओके, और वो पीछे हट जाता है। उसे विंग को टीस करने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है, न जाने क्यों, मगर उसे बड़ा सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ रही होती है। हालांकि ये उसका फर्स्ट टाइम है जो वो किसी पर्सन को इतना ज़्यादा अटेंशन देने के साथ साथ उसे परेशान करने में वो उसे मज़ा आ रहा होता है। नहीं तो उसके पास 2 लफ्ज़ ही काफ़ी थे लोगों से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसे विंग से बात करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। लेंजन इस सबको नोटिस कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है, क्योंकि वो भी तो विंग को पसंद करता है और उसके गगा भी, तो क्या वो अपने कदम पीछे कर ले, वो कुछ ऐसा सोच रहा होता है। कुछ देर के बाद विंग जो कि वहाँ से चला जाता है आना के पास, क्योंकि आना को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हो गया, बस उसका ख्याल रखना था। और विंग वहाँ से चला जाता है। वहीं लेंजर वहाँ से जाने वाला था, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है दिख रहा हो, मुझे पता है कि तुम भी उसे पसंद करते हो और मैं भी, तो क्यों ना हम दोनों से डेट के लिए पूछे। वांग जी थोड़ा सा यहाँ पे यानी कि हकलाते हुए कहते हैं, क्योंकि उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। यहाँ पे लेंजर शॉक कंफ्यूज दोनों कि गगा बोल क्या रहे हैं। वही वो शॉक कंफ्यूजली वांग जी की तरफ देखता है। वही वांग जी कहते हैं क्या क्यों ना हम दोनों उस पर ट्राई करें, अगर वो चाहे तो हम दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, हम दोनों तो बचपन से सब कुछ शेयर करते हैं, तो क्यों ना हम अपने पार्टनर्स भी शेयर कर लें। वो कुछ ऐसा बोल रहा होता है। वही हम लेंजर को देखते हैं जो कि शॉकिंगली पहले वांग जी को देखे जा रहा है और उन सारी बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके गगन ने उसको बोला तो बोला क्या। और वो कुछ देर तो ऐसा ही शॉकिंगली खड़ा हो रहता है, और जब उसे सारी बात अच्छे से प्रोसेसर हो जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि वांग जी ने क्या कहा, तो वो उछलकर वांग जी की गोदी पे चढ़ जाता, कहता है ओ माय गॉड काका, चलो ठीक है, आपने जो कहा ये सही है। मैं तो इतना ज़्यादा उदास हुए जा रहा था कि मुझे उससे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो जल्दी कोई पसंद आता नहीं है, हालांकि मुझे भी नहीं आता, लेकिन हम दोनों की पसंद एक पे ही चले गए। फिर मुझे याद आया कि हम दोनों को तो बचपन से ही हर चीज़ पसंद आती हुई आई है, एक ही चीज़ हम दोनों को पसंद आ जाती है। और वैसे भी हम दोनों तो ट्विंस ब्रदर हैं, तो हम एक पार्टनर को शेयर कर ही सकते हैं। और वो ऐसा बोलता हुआ वांग जी की चेक्स पे किस चीज़ रहता है। इधर वांग जी जो कि अपने गाल को रब करते हुए कहता है लेंसेंट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे ये नहीं चाहिए। कहते हैं हाँ हाँ मुझसे नहीं चाहिए तो किससे चाहिए। वांग जी ऐसा बोलता हुआ लेंजन ऐसा बोलता हुआ वांग जी को घूरने लगता है। इधर वांग जी कहता है तुम्हें अच्छे से पता है मुझे किसे चाहिए, अब हटो साइड में, मुझे जाना होगा कंपनी में, मैं मीटिंग छोड़ के आया था, अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो तुम सब चीज़ अच्छे से देख लेना, मैं आऊँगा फिर रात में मिलने के लिए विंग से बेबी से। इस पर लेंजर कहते हैं ओके गगन ठीक है। और वो ऐसा बोलकर वांग जी को देखता है, वांग जी बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं विंग को, विंग जो कि अभी आना के पास बैठा हुआ होता है और वो आना को देखे जा रहा है। उसको ऐसे देखकर कहीं ना कहीं विंग की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन वो खुश भी था कि अब आना बिल्कुल यानी कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, बस कुछ दिन की बात और है। वो कहीं ना कहीं खुश भी था और वो वांग जी का बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार था कि उसने टाइम पे उसकी हेल्प की। और वहीं दूसरी तरफ लेंजन का भी, क्योंकि अगर लेंजन नहीं आता तो उसके बेबी के साथ कुछ भी हो सकता था। वो दोनों भाई का बहुत ज़्यादा ही शुक्रगुजार है और वो ज़रूर इसका शुक्रिया अदा पे करेगा, लेकिन उससे पहले उसे अपना सारा फोकस अपने बेबी पे करना है। खैर अभी तो आना को होश में आने यानी कि आना होश में तो नहीं आ सकती, क्योंकि अभी उसे लगभग 1-2 दिन का टाइम चाहिए, इसलिए अभी बस शांति से वहाँ पे बैठा हुआ था और आना को देखे जा रहा होता है। ऐसा ही देखते देखते शाम हो चुकी हुई होती। एक बार फिर से वांग जी जो कि विंग से मिलने के लिए आ चुका होता है, वो देखता है कि विंग बस साइलेंटली वहाँ पे बैठा चेयर पे आना को देखे जा रहा होता है और बस थोड़ा थोड़ा देर पे उसके बाल को सहला रहा होता है। वांग जी उसके पास जाते हुए बैठते हुए कहते हैं क्या सब कुछ ठीक है।
इस पे विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ सब कुछ ठीक है। तभी वांगजी पूछते हैं तुमने कुछ खाया? विंग जो कि पे कुछ नहीं बोलता। विंग कुछ खाया हो तब तो वो बोले। वो चुपचाप बैठा होता है। उसकी चुप्पी को ही देखकर वांगजी समझ जाता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया है, यानी कि वो अब तक ऐसा ही है। और उसने ध्यान भी नहीं दिया कि वो उस वक्त जाने से पहले उसे कुछ खिला दे, क्योंकि सुबह से ही विंग भूखा ही था। हाँ, वो जब आया था अन्ना को लेकर तब लगभग 9 से 10 बज रहे होते हैं और वो सुबह भी कुछ नहीं खा पाया था, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे का दिन था, जिसके कारण फ्लावर शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। इसलिए वो सुबह के लगभग 5-6 के बजे से ही बिजी था और 5-6 घंटे उसी में लग गया था। फिर आना को यहाँ ले गया ना, 10 घंटा इधर बीतना। सो ये सब टाइम में बहुत ज़्यादा ही टाइम बीत चुका हुआ होता है और अब तक वो भूखे ही था, यानी कि समझो तो वो पूरा 12 घंटे से भूखा था। और यहाँ पे वांगजी जो कि विंग की तरफ देखते हुए लगता है। फिर वो हाँ से कहता है कुछ हल्का सा मील ला देने के लिए, ताकि अभी हल्का फुल्का ही खा ले। और वो वहाँ से बोलकर विंग के पास ही बैठ जाता है। विंग से पूछता है कि आना कैसा है, आना कैसी है। तब विंग कहता है अभी तो उसे होश नहीं आया है, फिलहाल तो शायद से ठीक है। इसमें वांगजी कर देता है। वो दोनों साइलेंट थे मगर एक दूसरे के साथ थे। वो चुपचाप ही मगर एक दूसरे वांगजी विंग को सपोर्ट कर रहा था कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, तुम फिक्र मत करो। कहीं ना कहीं विंग को अभी इसकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत थी। वो दोनों चुपचाप वैसा ही बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे लैंसन की एंट्री होती है, जो कि आने के बाद देखता है दोनों को शांति से बैठे हुए। वो पूछता भी है कि गगा आप कब आए। तभी वांगजी कहता है कि मैं बस अभी कुछ समय पहले आया हूँ। कहता है ठीक है। वो आकर पहले सब चीज़ को चेक करते हैं कि सब चीज़ ठीक तो है ना। तो हाँ सब चीज़ ठीक थी, बिल्कुल क्लियर। और वो भी विंग के दूसरे साइड बैठ जाता है। दोनों भाई चुपचाप थे, विंग के साथ थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो विंग को देखते हैं, जो कि बस एक टक आना को देखे जा रहा है। लेंजर विंग के कंधे पे हाथ रख के कहता है देखो बेबी को तुम्हें संभालना है ना, तो इसलिए पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा, समझ में आया? जब तुम खुद ठीक रहोगे तभी तुम बेबी का ख्याल रख पाओगे। इसलिए टाइम पे सब कुछ करो। और मैंने देखा है शायद से तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, क्या मैं कुछ मंगा दूँ? वो बोलता है। तभी पंकजी कहता है कोई बात नहीं है, मैंने हान को बोल दिया है, वो जल्दी कुछ ले आएगा। इस पर पंकजी के पास उनका लेंजर हाँ कर देता है और वो तीनों फिर से साइलेंटली बैठे हुए रहते हैं। वही हम हान को देखते हैं। लगभग आधा घंटा के बाद वो अपने हाथ में कुछ पैकेट्स लेकर आता है, जो कि 3 पैकेट थे। हालांकि लेंजर वहाँ पे सिर्फ वांगजी ने विंग के लिए बोला था, लेकिन वो 3 उठा के ले आया था, क्योंकि उसने लेंजन को इस रूम में आते हुए देख लिया था। हालांकि वो पहले 2 ही लाता, लेकिन अब 3 ले आया था। वो तीनों ही वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और विंग को कंपनी दे रहे थे कि वो खाए, क्योंकि वो दोनों भी उसके साथ ही खाएंगे। विंग खाना नहीं चाहता था, लेकिन वांगजी और लेंजन उसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि खा लो, अगर तुम्हारा हेल्थ सही रहेगा तभी तो तुम बेबी का भी ख्याल रखोगे। वो बार बार उसे मेंशन करा रहे थे बेबी को, ताकि वो भी अपना भी ख्याल रखे। और भी फिर मानकर खाने लगता है। ऐसा ही जो कि वो लोगों का वहाँ पे समझो तो एक तरह से डिनर कंप्लीट हो चुका होता है। वांगजी जो कि लेंजन की तरफ देख कर कहता है लेंजन घर। इस पर लेंजन कहता है घर मैं आज नहीं आऊँगा। लेंजन की बात सुनकर वांगजी कहता है लेंजन पूछता है कि गगा क्या आप? इस पर वांगजी कहता है नहीं मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी रुकूंगा। उन्हें यहाँ रुकता हुआ देखकर विंग कहते हैं नहीं आप दोनों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाइए, आपके घर वाले परेशान होंगे। इस पर वांगजी कहता है कोई बात नहीं, मैंने कॉल करके कह दिया है। लेंजर ने भी कहता है कि हाँ मैंने भी कह दिया है। दोनों भाई जो कि बिल्कुल भी जाने के इरादे में तो नहीं थे। विंग भी उन्हें ज़बरदस्ती थोड़ी भेज सकता था, इसलिए वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। ऐसा ही तीनों जो कि उसी रूम के सोफे पे बैठे हुए होते हैं और देखते देखते कहीं ना कहीं तीनों की आंखें लग चुकी हुई होती। हम यही देखते हैं धीरे धीरे उनकी सिर जो कि लुढ़कने लगी हुई होती है। सबसे पहले वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो कि अपने हाथ पे टिका के अपने सिर को रखे हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जिसका सिर लुढ़क के सीधे वांगजी के सिर पे आता है। और दूसरा तीसरा लेंजर जिसका सिर लुढ़क के सीधा विंग के कंधे पे आता है। और तीनों ऐसा ही सो चुके हुए होते हैं। सुबह का समय हो चुका था। सबसे पहले आंखें खुलती है
वांग जी धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलकर पहले इधर उधर देखता है, फिर उसे अपने कंधे पे थोड़ा सा भारी भारी सा फील होता है। फिर वो साइड में देखता है तो दिखता है विंग, जो कि बहुत ही आराम से उसके कंधे पे सिर रखे सो रहा होता है। उसका फेस जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा मासूम और बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। वांग जी जिसकी निगाह है उस पर अटक चुकी हुई होती है, वो जैसे कि वहाँ पे हटने का नाम नहीं ले रहा होता है। वही हम लहजन को देखते हैं, कहीं ना कहीं उसकी आंखें भी खुल चुकी हुई होती है और वो भी देखे जा रहा होता है विंग को। दोनों भाई जिसकी निगाहें विंग के फेस से हटी नहीं रही होती है, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका मन ही न भर रहा हो विंग को देखते देखते। और ऐसा ही उन दोनों को उसे घूरते घूरते कब 5 बजे से 8 बज चुके हैं उन दोनों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो दोनों 5 बजे ही जग चुके थे। लायंस का रूल भैया, लायंस का रूल, जो कि वो लोग 5 बजे उठने के पंचुअल थे और वो 5 बजे उठ चुके हुए होते हैं। लेकिन विंग को घूरने में वो इतनी हद तक गुम हो चुके थे कि वो भूल ही जाते हैं कि 3 घंटे बीत चुके हैं। उन्हें तो डिस्टर्ब जब हाना के करता है तब जाकर वो लोग अपने ख्याल में आते हैं और उन्हें ख्याल आता है कि वो लोग कब से उसे घूरे जा रहे थे। कहीं ना कहीं लहजन वांग जी दोनों के कान लाल लाल हो जाते हैं कि वो लोग क्या कर रहे थे। बेशर्मी की भी कोई हद होती है, वो दोनों तो सारे हदें पार करने पे लगे हुए हैं। फिलहाल हम उसी झल्ली को देखते हैं, यानी कि म्याम्या को देखते हैं, जो कि उसी रूम के बाहर खड़ी हुई होती है और वो घूर घूर कर हान को देखे जा रही होती है। वही हान कहता है ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। उसे पता है अच्छे से ये लड़की कितनी ज़्यादा आलसी है, झल्ली है और बिल्कुल बेकार, यानी कि बिना सर पैर का काम करने वाली है। वो इसे हमेशा 10 मील की दूरी पे ही रहना पसंद करता है, लेकिन ये अभी उसके सामने बस 1 हाथ की दूरी पे खड़ी हुई है, जिसके कारण उसकी आत्मा सड़की जा रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस लड़की की वजह से, इस झल्ली लड़की की वजह से कोई गड़बड़ हो। यहाँ पे म्याम्या जो कि हान को घूर घूर कर देखते हुए कह रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तुम यहाँ पे खड़े होकर बॉडी गार्ड बने हुए हो और अंदर की तरफ बार बार क्या झांक कर देखे जा रहे हो, हटो यहाँ से। और वो अंदर झांक कर देखती है, जो वो देखती है वो पूरी तरह से शॉक, क्योंकि अंदर कैसे लेंजर और वांग जी घूर घूर कर विंग को देखे जा रहे थे। उसने यही देखा था और जिसकी वजह से उसकी आंखों की पुतलियाँ घूमने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो यहीं पे बेहोश हो जाएगी और वो इससे पहले कि गिर पाती, हाँ उसे संभालते हुए थोड़ा सा आवाज़ करता है और वो उन दोनों भाई को होश में लाता है। यानी कि उन दोनों को होश में आने से पहले कुछ देर पहले की बात थी। मैं खुद को संभालती है और उसके हान के चंगू से बाहर आते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। इस पे कहते हैं मेरी माँ, मैंने तुझे नहीं छुआ, तू ही मेरे ऊपर आकर गिर गई है। म्याम्या जो कि करते हुए कहती है मैं जानबूझ के नहीं गिरी थी, समझ में आया तुम्हें। तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास आ रही थी, इसका मतलब मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है, समझ में आया। वो बोल तो ऐसा थी, लेकिन म्याम्या का 100% इंटरेस्ट हान में। हाँ वो उसे पसंद करती है, वो भी सीक्रेटली, लेकिन वो उसे जताती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसे लड़ाई कर 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 उससे बातें करती रहती है। क्योंकि हान उसे भाव जो नहीं देता तो बेचारी क्या करे, उसको उसे बात करने के लिए कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ता है, सो वो लड़ाई का ही रास्ता अपनाती है। बेचारी म्याम्या की दिल का हाल कौन किसको समझाए, बेचारी की किस्मत बड़ी बुरी है। फिलहाल यहाँ पे हम वांग जी और लेंजन को देखते हैं, जो कि ये सुनकर वो लोग बाहर आते हुए कहते हैं क्या हो रहा है तुम यहाँ पे। इस पे कहते हैं कि कुछ नहीं सर। म्याम्या को देखकर वांग जी लेंजन कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कहता है मैं कुछ नहीं कर रही। आप लोग अंदर क्या करते, किसे देख रहे थे। वो अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों जो कि सामने गेट के खड़े हुए थे, यानी कि विंग तो सभी म्याम्या को नहीं दिख रहा होता है। म्याम्या तो मुँह बनाने लगती है। कल बेचारी यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि उसे किसी और हॉस्पिटल में भेज दिया गया था किसी और काम के लिए, इसलिए बेचारी को पता ही नहीं है कि कल कौन सा माजरा हुआ था। लेंजर उसे डांट कर वहाँ पे से भगा देता है। वहीं हान कहते हैं सर हमें चलना चाहिए ऑफिस। इस पर वांग जी कहता है हाँ ठीक है। वो लेंजर को बोलकर वहाँ से जाने लगता है। हालांकि उसका मन बिल्कुल नहीं था, वो चाहता था कि पहले वो विंग से सुबह मिल ले फिर जाए, लेकिन क्या करे उसे ऑफिस जाना ही होगा और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं लेंजर भी फिलहाल चला जाता है, क्योंकि वो भाई यहाँ हॉस्पिटल में है और उसे एक बार सारे पेशेंट को देखना तो होगा ही, इसलिए वो लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ
तीसरा पार्ट ज़रूर लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से मोमेंट्स देखेंगे। ओके बाय बाय।